हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी मिश्रा और आपके इस परिवार सीपी एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं फिजिक्स पार्ट 2 के और चैप्टर का नाम है लाइट प्रकाश। ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, तो आप ध्यान से देखिएगा। और मैं इसमें आज स्टार्ट करता हूँ आपका सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। इसका जो पॉइंट है, कुल 3-4 पॉइंट्स इसके बारे में आपको आज बताए जाएंगे। इसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये है आपका पहला टर्म, प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, इसके पहले आपने लाइट के बारे में समझा, लाइट क्या होता है। आप सभी लोग समझे थे कि जो भी लाइट की रेज होती हैं वे तरंग के रूप में चलती है, तरंग होती है, तरंगों के रूप में चलती हैं। सभी लाइट रेज क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और वे सभी तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग के भाग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना। देखिए, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। जैसे ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलती हुई जा रही है। जैसे ही ये वायुमंडल में उपस्थित हवा के कणों से, वायुमंडल में उपस्थित हवा के कणों से जैसे ही ये संपर्क में आती है तो कणों से टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरण होती है ये कई सारे भाग में ये क्या होती है, बिखर जाती है। क्या होती है? किरण क्या होती है? बिखर जाती है। ध्यान रखिएगा, किरण बिखर जाती है। और यही जो किरणों का बिखरना होता है ये आपका कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाने पर हवा और तमाम छोटे छोटे धूल इत्यादि के कणों से टकराते हैं। टकराने के बाद कई सारे किरणों में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। वो आपका कहलाता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, अभी प्रकाश के प्रकीर्णन आपने देखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म में प्रकाश की जब किरणें जाती हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है आपका एक प्रिज्म, ठीक है, ये है क्या आपका एक प्रिज्म है। और ये जो प्रिज्म है इसमें एक किरण जब जाती है, पास करती है इस प्रिज्म में, तो ये किरण क्या होता है कि कई सारे रंगों में, कई सारे किरणों में बट जाती है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कुल कितनी किरणों की संख्या होती है? तो उन सभी किरणों की जो संख्या होती है 7 होती है, जिसमें सबसे नीचे आपका V होता है और सबसे ऊपर आपका क्या होता है, R होता है। R कहने का मतलब कि रेड से रेड, और नीचे क्या होता है, V कहने का मतलब वायलेट। ध्यान रखिएगा, रेड को आप क्या कहते हैं, लाल कहते हैं, और जो आपका वायलेट होता है इसे आप क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं। ये है आपकी किरण। तो जब ये प्रकाश की किरण, और ये प्रकाश की किरण कैसी होती है, ये श्वेत किरण होती है, श्वेत रंग की होती है। कैसी होती है? प्रकाश की किरणें श्वेत रंग की होती है। तो जब ये श्वेत रंग की किरण इस प्रिज्म के माध्यम से गुजरती है तो गुजरने के बाद ये 7 रंगों में बट जाती है। कितने रंगों में बट जाती है? 7 रंगों में बिखर जाती है। 7 रंगों में क्या होती है, विखंडित हो जाती है। 7 रंगों में क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 7 रंगों में जो इसका बिखरना है यही आपका क्या कहलाता है, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनका विक्षेपण भी कहलाता है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी किरणें, यहाँ भी जो किरणें हैं कई सारे रंगों में बदल जा रही है। किरण तो एकाएक थी, लेकिन ये किरण कुल 7 रंगों में क्या होती है, बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, 7 रंगों में जब बदलती है तो जो सबसे नीचे होता है किरण वो बैगनी और सबसे ऊपर होता है आपका लाल। जैसे किसी भी व्यक्ति का एक शक्ति होता है, एक पावर होता है, उसी प्रकार जो भी किरणें होती हैं, किरणों अर्थात जो भी तरंग होते हैं, किरणों तरंग के रूप में होती है, तो जो भी तरंग होते हैं इन सभी तरंगों का एक शक्तिमान होता है, मतलब उनके
एक क्षमता होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किरणों का क्या होता है, एक शक्ति होता है, एक क्षमता होता है, और वो जो शक्ति होता है, वो जो शक्तिमान होता है, उन सभी किरणों का क्या कहलाता है, तरंग धैर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग धैर्य कहलाता है। और इसी तरंग धैर्य को आप इंग्लिश में वेव लेंथ के नाम से जानते हैं, और इस वेव लेंथ को आप लैम्ब्डा, इसको आप क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं आप, लैम्ब्डा पढ़ते हैं, लैम्ब्डा, ठीक है। तो प्रकाश की जो किरणें होती है तरंगों के रूप में चलती हैं, आपको पता है तरंगों के रूप में जब चलती हैं तो उनके पास एक शक्तिमान होता है, यानी उनके पास जो पावर होता है उसका एक मान होता है, और वही शक्ति का जो मान है, शक्ति की जो वैल्यू होती है, यानी कितना शक्ति है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वही शक्ति का जो मान होता है क्या कहलाता है, आपका तरंग धैर्य कहलाता है। यानी किरणों की शक्तियों का जो मान होता है, किरण का जो शक्तिमान होता है, तरंग का जो शक्तिमान होता है, वही तरंग का शक्तिमान किस नाम से जाना जाता है, तरंग धैर्य से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप किसी चीज लंबाई को आप मीटर में मापते हैं, यदि आप मास की बात करते हैं तो किलोग्राम में आप उसी में देखते हैं, तो उसी प्रकार से तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है, जो आपका वेव लेंथ है, क्या है आपका वेव लेंथ है, अर्थात तरंग जो आपका धैर्य है, इस तरंग धैर्य को आप क्या करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। तो तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ए लिख के आप ऊपर छोटा सा 0 लिख देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है। यानी तरंग धैर्य किस मात्रक की जब बात आती है, वेवलेंथ के यूनिट की बात आती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जैसे लंबाई नापना हो तो इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर, ऐसा होता है। उसी प्रकार से तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो आपका एंगस्ट्रॉम कहलाता है, ठीक है। तो जब किरण इस प्रिज्म के माध्यम से गुजरती है तो क्या होता है कि 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, तो नीचे जो होता है सबसे, वो बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर आपका क्या होता है, लाल होता है। मैं एक थोड़ा सा और इसे क्लियर करके लिख के आपको बताता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब भी किरणें किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजरती हैं, बात क्या है, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म, किरण आई और किरण आने के बाद ये कम से अधिकतम कितने रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पर रेड, सबसे ऊपर रेड, और सबसे नीचे आपका वी। रेड मतलब आपका होता है लाल से रेड, और वायलेट का मतलब आपका होता है क्या, बैगनी। और इसी प्रकार से ये इन किरणों के रंगों का भी नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए भी है, भी के बाद ये आई, ये बी, ये जी, ये वाई, ये ओ, यानी इस क्रम में होता है भी, ध्यान रखिएगा, भी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर, ये होता है। तो प्रत्येक रंग के जो तरंग होते हैं, किरणें जो का जो रंग होता है, उनके पास शक्तिमान होता है, और जिसके पास जितनी शक्ति होगी वो उतना दूर चलेगा, वो उतना ही ज़्यादा काम करता है। ये आपको भी पता है कि आपके पास जितनी शक्ति है आप उतना काम करते हैं और उतना दूर तक यात्रा करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। तो शक्ति के हिसाब से सभी अपना काम करते हैं। तो जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो आपका जो बैगनी कलर होता है, इसका जो शक्तिमान होता है, और शक्तिमान क्या होता है मैं फिर बता दे रहा हूँ, शक्तिमान वही होता है तरंग का, तरंग धैर्य जो होता है वही शक्तिमान का होता है। तो बैगनी कलर का जो शक्तिमान होता है वो आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है वो होता है आपका 7800 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का तरंग धैर्य होता है कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम, और बैगनी कलर का तरंग धैर्य होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तरंग धैर्य है, सबसे जो ज्यादा तरंग धैर्य है वो लाल रंग का है, और सबसे कम आप तरंग धैर्य किसका देख रहे हैं, बैगनी रंग का। यानी सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग धैर्य तो उससे कम होता है,
ऑरेंज का, उससे कम होता है येलो का, उससे कम होता है ग्रीन का, उससे कम होता है ब्लू का, उससे कम होता है इंडिगो का, और सबसे कम क्या होता है आपका वायलेट अर्थात बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है। ध्यान रखिए, जिसका जितना तरंग दैर्घ्य होता है वो उतनी ही यात्रा, उतना ही कार्य, अर्थात जिसकी जितनी शक्ति होती है वो उतना ही कार्य को करता है। तो ये आपका बैगनी रहा, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य आपका 3900 एंगस्ट्रॉम है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य आपका क्या है 7800 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य इसका अधिक है कि ज्यादा दूर तक क्या करता है, यात्रा करता है। तरंग दैर्घ्य इसका क्या है, कम है, तो कम है तो क्या होगा, ये कम दूरी तक यात्रा करेगा। और अन्य की जब बात करते हैं आप, तो रेड सबसे ज्यादा यात्रा करेगा क्योंकि तरंग दैर्घ्य इसका जब अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक दूर तक यात्रा करेगा। उससे कम ऑरेंज का होता है, ये इससे थोड़ा कम। इसी प्रकार से घटते क्रम में आप इधर नीचे आ जाते हैं। किस क्रम में आते हैं, घटते क्रम में। क्या, तरंग दैर्घ्य, तरंग जो दैर्घ्य होता है आपका वो इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आए तो घटते क्रम, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं आप तो बढ़ते क्रम होता है। ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब किरणें जब वायुमंडल में हवा, धूल इत्यादि के कणों से टकराती हैं तो टकराने के बाद बिखर जाती हैं, तो वही आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और जब कुछ किरणें प्रिज्म के माध्यम से ऐसे गुजारी जाती हैं तो इन 7 रंगों में उनका विभक्त होना किरणों का विक्षेपण कहलाता है, किरणों का विखंडन कहलाता है, किरणों का विखंडन कहलाता है। और वो VIB GUY ORY क्योर के रूप में वो बनती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, और उससे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी कलर का उससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। और इनके बीच में ये जो है आपके, इनका कम ज्यादा एक दूसरे की तुलना में होता है। जब आप तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो जान जाइए कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उन किरणों का शक्तिमान ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है इसका मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्तिमान कहते हैं। तो जिसका शक्तिमान ज्यादा है अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो दोनों बात एक ही है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो शक्तिमान ज्यादा है, और शक्तिमान ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। यानी जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, और शक्ति जिसके पास ज्यादा होगी वो जल्दी नहीं टूटता है, वो ज्यादा नहीं बिखरता है, उसका प्रकीर्णन जो होता है क्या होता है, कम होता है। यानी जिसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान दीजिएगा, अधिक तरंग दैर्घ्य उन किरणों का जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, तो इनका प्रकीर्णन क्या होता है, यह क्या होती है, प्रकीर्णन इनका कम होता है। और दूसरे शब्दों में जिनका कम तरंग दैर्घ्य होता है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य शक्तिमान, तो कम शक्ति वाले जो होंगे वो ज्यादा बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे क्योंकि शक्ति कम है। और जिसके पास ज्यादा शक्ति है अर्थात जिसके पास अधिक तरंग दैर्घ्य है, उनके पास शक्ति ज्यादा है, तो उनका प्रकीर्णन अर्थात वो जो जब बिखरेंगे तो वो कम बिखरते हैं, वो पूर्ण रूप से उतना नहीं बिखरते। ये आपका रहा प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये प्रकाश की किरणों का है। अब हम इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से जब आप उदाहरण देखेंगे तो इस उदाहरण के माध्यम से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला जो मेरा उदाहरण है, वो पहला उदाहरण ये कहता है कि आकाश का नीला दिखाई देना। ध्यान रखिएगा, आकाश का नीला दिखाई देना। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है और कई सारे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। लेकिन क्या है कि इस एग्जाम्पल को आप जब समझ लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है प्रकाश के प्रकीर्णन का, जो जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजारी जाती हैं तो उनका जो विखंडन होता है किरणों का, इन दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप मान लीजिए आप एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और आप इस पृथ्वी से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रही है आगे, ठीक है।
जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो सूर्य की जो किरणें होती है, आपका सूर्य क्या है, सूर्य है। तो सूर्य की किरणों से क्या होता है, सारे रंग वायुमंडल अर्थात पृथ्वी की तरफ, आपकी तरफ आते हैं। मान लीजिए वायलेट है, ये मान लीजिए ब्लू है, ये मान लीजिए ग्रीन है, इसमें मान लीजिए क्या रेड है, ठीक है। आकाश क्या होता है, पृथ्वी से थोड़ा सा नजदीक होता है, पृथ्वी के मतलब ऊपर अगर सूर्य तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, आपको पता है। तो इसमें तरंग दैर्घ्य रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जब सूर्य से किरणें निकल के आती हैं तो जो बैगनी, जो आपका बैगनी कलर होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है अर्थात शक्तिमान क्या होता है, कम होता है। ब्लू कलर का भी क्या होता है, कम होता है। रेड की अपेक्षा यदि मैं देखूं तो रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। तो रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, यानी उसका शक्तिमान क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी वो कम बिखरेगा, वो कम टूटेगा, अर्थात उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो जब किरणें निकल के आती हैं तो उसमें बैगनी और ये जो ब्लू और जो बाकी रंग होते हैं उसमें आपका बैगनी और जो ब्लू होता है इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम। और बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जब इनका तरंग दैर्घ्य बैगनी कलर का सबसे कम है तो इनके पास शक्तिमान क्या है, कम होगा। तरंग दैर्घ्य कम तो तरंग दैर्घ्य शक्तिमान, तो शक्तिमान भी क्या होगा, इनका कम ही होगा। तो जब इनके पास कम शक्ति होगी, इनके पास कम शक्ति होगी, तो जिसके पास कम शक्ति होती है उसका टूटना क्या होता है, ज़्यादा टूट जाता है। ज़्यादा क्या होता है, बिखर जाता है। जैसे आप किसी भी दो चीज़ों को ले लें, एक के पास ज़्यादा शक्ति है, एक के पास कम शक्ति है, तो जो ज़्यादा शक्ति है वो कम टूटेगा, वो कम थकेगा। उसका यदि आप उसे तोड़ेंगे तो कम पार्ट में टूटेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा शक्ति है। लेकिन जो कमजोर है, जिसके पास कम शक्ति है, वो क्या होगा, कई सारे बहुत ज़्यादा पार्टों में क्या होता है, टूट जाता है। तो जब किरणें चलती हैं तो वायलेट कलर अर्थात बैगनी कलर की किरणों के पास तरंग दैर्घ्य कम होता है अर्थात शक्तिमान इनके पास कम होता है। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या होती है, इनका प्रकीर्णन हो जाता है। और ब्लू कलर का भी क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और यही बैगनी और ब्लू कलर का प्रकीर्णन पहले ही हो जाता है तो इस पूरे वायुमंडल को क्या करती हैं, ऐसा विशेष देखने पर हमको प्रतीत होता है कि आकाश क्या है, आपका नीला कलर का दिखाई दे रहा है। क्या होता है, किरणें जो बैगनी कलर की होती हैं उनके पास सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम शक्तिमान होता है, तो उनका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इनका प्रकीर्णन हो जाता है। और जो नीले रंग की किरणें होती हैं, नीले रंग की, इनका भी प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो ये उतना नहीं टूटता है, ये और दूर तक यात्रा करता है और पृथ्वी की तरफ आता है। तो इनका प्रकीर्णन इतना ज़्यादा हो जाता है। तो हम नीचे से देखते हैं तो बैगनी, मान लीजिए आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो बैगनी और ब्लू रंग की किरणें पूरा छा जाती है वायुमंडल में, पूरा नीले रंग में, लगभग नीले रंग में क्या होती है, बन जाती है, छा जाती है। तो उसी कारण आप पृथ्वी से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होने के नाते ये पूरा आपका जो आकाश होता है, आसमान होता है, वो आपको नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, एक बात आप यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य देख लीजिए, मैं एक जगह आपको शॉर्ट में फिर से लिख के बता दे रहा हूँ। ये है आपका तरंग दैर्घ्य, क्या है, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को आप क्या कहते हैं, शक्तिमान। मतलब किसी भी किरणों का, तरंगों का जो शक्ति होता है वही तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ये देखिए दो कंडीशन होता है, एक बार ये कम होते हैं और एक बार ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब ऐसी किरणें जिनका तरंग दैर्घ्य अर्थात शक्तिमान अधिक होगा, तो जिसके पास अधिक है, यानी कहने का मतलब जिसके पास शक्ति अधिक है
तो उनका प्रकीर्णन क्या होगा, उनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। आपको पता है जिसके पास शक्ति अधिक है तो प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, बिखर जाना, टूट जाना, तो उनका कम होगा। लेकिन जिसके पास कम तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होती है, उनके पास शक्ति मान क्या होता है, कम होता है। तो इनका जो प्रकीर्णन होता है, इनका जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। कम अधिक कहने का मतलब आप एक बात समझिएगा कि जब वायलेट कलर की किरण चलती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पृथ्वी पर कुछ आने से पहले ही इसका तरंग दैर्घ्य कम है, शक्ति कम है कि ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती है और ये पहले ही क्या होती है, बिखर जाती है। ब्लू कलर में चलता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या होती है, बिखर जाती है। लेकिन लाल रंग की जो किरण है वो तरंग दैर्घ्य उसके पास जाते हैं तो ज्यादा दूर तक यात्रा करते हैं, उसके पास शक्ति ज्यादा तो ज्यादा दूर तक चलती है, तो उसका प्रकीर्णन उतना नहीं होता है। और इन दोनों का प्रकीर्णन ज्यादा होने के नाते आकाश आपका क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य अर्थात शक्तिमान जिस भी तरंगों का अधिक होगा उनका प्रकीर्णन का होता है, कम होता है। और तरंग दैर्घ्य अर्थात शक्तिमान जिस किसी तरंगों का कम होगा उनका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ते रहिएगा। अपने जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक अगले टॉपिक पर, और जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है प्रकाश का परावर्तन। क्या है आपका, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। पहले ये बात समझिए कि परावर्तन होता क्या है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसे कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिए, जब कोई भी एक चिकनी सतह हो, ये मान लीजिए क्या है, चिकनी सतह है, और इस चिकनी सतह पर यदि कोई प्रकाश की किरण आके गिरती है, जो किरण आके गिरती है इस किरण का नाम है आपका आपतित किरण। क्या नाम होता है उसका, आपतित किरण। तो ये किरण जहां भी आके पड़ती है जिस बिंदु पर, वहां पर एक काल्पनिक अभिलंब मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, काल्पनिक अभिलंब मानते हैं। ये काल्पनिक होता है, ध्यान रखिएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अभिलंब सीधा होगा, तो अभिलंब और इस आपतित किरण के मध्य में एक कोण बन रहा है। ठीक, इसी कोण का जितना मान है इतना ही कोण इस अभिलंब और यहाँ पर बनाते हुए किरणें क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं। थोड़ा सा एक तिरछा होगा, ये किरणें क्या होती हैं, ऐसे वापस चली जाती हैं। ये देखिए किरण क्या होती है, वापस चली जाती है। यहाँ भी जो कोण होता है उतना ही होता है जितना ये और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी और आप समझ लीजिए कि ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये अभिलंब मतलब नॉर्मल रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, यही एंगल आपका क्या कहलाता है, परावर्तन में ये कहलाता है आपका आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक, और ये जो आपका कोण है, जब किरणें टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाती हैं तो ये कोण आपका कहलाता है क्या, परावर्तन कोण। ये क्या कहलाता है आपका, परावर्तन कोण कहलाता है, और ये कहलाता है आपका आपतन कोण। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी किसी भी चिकनी सतह पर किरणों का टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाना, वापस चले जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो होता है एंगल आई कहलाता है। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर एक रे आर होता है जो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड।
ये आपका होता है परावर्तन। क्लियर? परावर्तन के बाद इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। परावर्तन जो आपका एक टॉपिक है, इस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके प्रश्न बन के आते हैं। जैसे यदि मैं इन सभी प्रश्नों की बात करूं तो पहले हमें एक दर्पण का बात करना जरूरी होगा। पहले दर्पण की हम क्या करते हैं बात करते हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है परावर्तन में, हम चर्चा करते हैं समतल दर्पण। किसकी? समतल दर्पण की। आप जानते हैं, सुन लीजिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण पहले ये समझिए कि कहते किसको? समतल, यानी जिसका तल क्या हो? सम हो, यानी बराबर हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। इसमें आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम, आपके रेलवे, आपके पीएससी, ऐसे कई सारे एग्जामों में समतल दर्पण से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपने बुकलेट और जो आपके पास बुक्स हैं उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें भी जो आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। तो समतल जो दर्पण होता है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये कहता है कि यदि कोई समतल दर्पण है, ये क्या है आपका? एक समतल दर्पण। यदि कोई एक समतल दर्पण है तो उस समतल दर्पण के पास, अर्थात उस समतल दर्पण के पास कोई एक क्या है? वस्तु है। इसको आप क्या मान लेंगे? वस्तु मान लेंगे। ये क्या है? आपकी एक वस्तु। तो ये वस्तु जब समतल दर्पण की ओर आती है तो इसका कुछ चाल होता है, किसी चाल के साथ में दर्पण की तरफ आ रही होती है। तो यदि ये वस्तु इस दर्पण की ओर x किलोमीटर पर मीटर ही आप कह सकते हैं, यदि x मीटर प्रति सेकंड, x इसको आप थोड़ा सा कैपिटल कर लीजिए, x मीटर प्रति सेकंड यदि वस्तु, चलिए x को मिटा दे, थोड़ा सा और इजी आपको कर देते हैं जिससे आपको पता चलेगा। देख लीजिए x और ये आपका मीटर प्रति सेकंड, अब आपको अलग लग रहा होगा। यानी यदि वस्तु दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, ऐसा में आ रही है वस्तु, तो दर्पण वस्तु की तरफ किस रफ्तार से जाता हुआ नजर प्रतीत होगा? ये क्वेश्चन बनता है। जैसे ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ये प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर आ रही है, तो दर्पण वस्तु की ओर किस रफ्तार से जा रहा है? ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी समतल दर्पण के पास यदि कोई वस्तु x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है दर्पण की ओर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो दर्पण उस वस्तु की ओर ठीक दोगुने चाल से जाता हुआ नजर प्रतीत होता है। अर्थात वस्तु यदि x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है तो ये दर्पण इसकी तरफ x में आप 2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 2x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ वस्तु की तरफ नजर प्रतीत होता है। जैसे वस्तु यदि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रहा है तो ये दर्पण वस्तु की ओर इसका 2 गुना, अर्थात 5 गुणे 2, मतलब क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर जाता हुआ दर्पण नजर प्रतीत होता है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, वस्तु दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, तो उसी क्षण, उसी समय यदि आप दर्पण की ओर से देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि दर्पण वस्तु का जो स्पीड है दर्पण की ओर आने का, उस स्पीड के ठीक 2 गुना रफ्तार से दर्पण वस्तु की ओर जा रहा है। जैसे यदि यहाँ पे कैमरा है मेरा और मैं वस्तु यदि इसकी तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाऊंगा तो ये कैमरा मेरी तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा। यानी वस्तु जिस रफ्तार, जिस चाल से दर्पण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण उसके ठीक 2 गुने रफ्तार चाल से वस्तु की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ये x मीटर प्रति सेकंड से आ रहा था तो ये दर्पण इसकी तरफ
2x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ प्रतीत होता है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे आप अपना क्वेश्चन बनाइएगा। जो आपके पास बुकलेट होंगे ऐसे उसमें क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जो आपका दूसरा पॉइंट होता है समतल दर्पण में ही जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है वो ये कहता है कि यदि एक कोई समतल दर्पण हो और एक कोई वस्तु हो, एक कोई समतल दर्पण हो और उसके सामने एक कोई वस्तु हो, तो वस्तु की तुलना में दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, दर्पण किस आकार का हो ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में आसानी से बन सके। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये वस्तु है और ये दर्पण है तो वस्तु का जो भी आकार होता है, वस्तु का जो भी आकार होता है उस आकार का आधा करने पर जो आपको आकार मिलेगा उसी आकार का दर्पण होना चाहिए। यानी यदि वस्तु मान लीजिए 10 मीटर का है तो 10 मीटर का आधा क्या होगा आपका 5 मीटर, अर्थात 5 मीटर का आपका क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये रहा मेरे कि वस्तु जिस भी आकार की होगी उसका प्रतिबिंब यदि दर्पण समतल दर्पण में आसानी से बन जाए तो दर्पण का आकार क्या होगा, तो वस्तु के आकार का आधा दर्पण का आकार होना चाहिए। यानी वस्तु के आकार का यदि आप आधा करते हैं, वस्तु का जो आकार है यदि उस आकार का आप 2 से भाग देते हैं अर्थात आधा जो करते हैं तो जो आकार आएगा उतना उस दर्पण का आकार होना चाहिए। यदि एक कोई हमारे सामने दर्पण रखा गया है समतल दर्पण और मान लीजिए मैं ही हूँ, या ऐसे देख लीजिए ये समतल दर्पण है और ये वस्तु है, तो इस वस्तु का यदि प्रतिबिंब इस दर्पण में बनना हो तो इस दर्पण का आकार पूछे कि कितना होना चाहिए, तो जितना ये वस्तु है इस वस्तु के आकार का आधा यदि दर्पण होगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में बन सकता है। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि इसका तीसरा प्रश्न क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीसरा प्रश्न इसका क्या होता है। प्रश्न काफी इसके महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे हर जगह हर एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा। और भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जो आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। तब तक आप अपने बुकलेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तीसरा जो टाइप होता है वो ये कहता है कि यदि कोई 2 समतल दर्पण हो, मान लीजिए ये 2 समतल दर्पण है, क्या है ये 2 समतल दर्पण, इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है। यदि इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके कुछ कोण में वस्तु रखी जाती है, दोनों ही दर्पणों के मध्य में वस्तु रखी जाती है, या मतलब थोड़ा सा इसके करीब है थोड़ा इसके करीब, आप जहाँ भी रखेंगे, कहने का मतलब दर्पण के बीच में ही होना चाहिए, बीच में मध्य की बात नहीं, मतलब दर्पण के अंदर ही होना चाहिए ये 2 दर्पण। और यहाँ यदि कोई वस्तु आप रखते हैं कहीं पर भी तो कुछ कोण पर दर्पणों से वस्तु रखी जाती है, तो ये कहता है कि उस वस्तु का अधिकतम प्रतिबिंब कितना बनेगा। पूछता है कि 2 समतल दर्पणों के बीच में यदि एक वस्तु 90 अंश के कोण पर रखी गई है तो उस वस्तु का अधिकतम कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। क्या है प्रश्न, यदि 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का यदि वो वस्तु 90 अंश के कोण पर रखी गई है तो उस वस्तु का अधिकतम कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रखिएगा इसके लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है सम होता है, ठीक है। कुल कोण आपके एक पॉइंट पे 360 अंश के होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 360 आप लिखेंगे। मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सम के लिए मैं सम के लिए बता रहा हूँ, जब संख्या क्या हो सम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुल आपका होता है 360 अंश
और यहाँ पर जो आपका कोण थीटा बन रहा था वो 90 अंश का था। वस्तु कितने अंश पर था? 90 अंश के कोण पर, दर्पणों के मध्य। तो आप इसे 90 से क्या करते? भाग दें। जिस भी वस्तु के कोण का जो भी मान होगा उस मान से आप 360 में क्या करेंगे? भाग देंगे। किसके लिए? सम के लिए। और इसमें से एक आप क्या करिएगा? घटा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 90 में 360 से भाग देंगे तो ये आपका 90 से 360 कितनी बार में कटा? 4 बार में कट गया। और ये आपका क्या है? -1, यानी आपका क्या बचा? 3। ये रहा इस वस्तु का अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या। यानी जब कोई वस्तु दो समतल दर्पण के अंदर निहित रहती है, उसके बीच में, और उसका कुछ कोण होता है, कुछ कोण पर स्थित होती है, तो उस कोण के मान से क्या करते हैं? 360 में भाग देते हैं, और भाग देते हैं और उसमें से एक घटा लेते हैं। कब? जब 360 से भाग देने पर 360 से भाग देने पर जो नंबर, यदि आप 360 में 90 से भाग देंगे तो आपका क्या मिलता है? 4। और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इन्हीं सम संख्याओं की मैं बात कर रहा था। तो उस सम संख्या में से एक घटा लेते हैं और वही जो आंसर आता है आपका वो कुल प्रतिबिंब की संख्या होती है। दूसरा आपका कंडीशन बनता है विषम का, और यही विषम में 2 कंडीशन बनता है। एक और विषम का कंडीशन बनता है, ध्यान रखिए। कंडीशन विषम के कंडीशन कितने बनते हैं आपके? 2 बनते हैं। जैसे एक बार कह देता है कि 2 समतल दर्पण हैं, उनके बीच में एक वस्तु रखी जाती है, उनके बीच में एक वस्तु रखी जाती है, और वस्तु का जो कोण मान है, जो वस्तु का कोण मान है वो क्या है आपका? 40 अंश है। वस्तु कितने कोण मान पे रखी गई है? 40 अंश के कोण मान पे रखी गई है। तो आप पुनः क्या करते हैं? 360 में जितने कोण मान पर वो वस्तु रखी गई होती है उस कोण मान से आप क्या करते हैं? भाग देते हैं। यदि आप यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देने पर क्या होता है आपका? 9 आता है। क्या मिलता है आपको? 9 मिलता है। और ये 9 क्या आपका? विषम है। यहाँ पर आप 360 में 90 से भाग दिए थे तो आपका 4 मिला था, और 4 क्या था आपका? सम था। लेकिन जब आप 360 में 40 से भाग देते हैं अर्थात तो वो वस्तु यदि दर्पणों के बीच में 40 अंश के कोण पर स्थित हो तो उस 40 से भाग देते हैं तो आपका 9 मिलता है, और 9 क्या है? एक प्रकार की विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं होंगी। और यदि पुनः कह दें कि एक वस्तु है जो 2 दर्पणों के बीच में है, 2 दर्पणों के अंदर ही रखी गई है, लेकिन 20 अंश के कोण पर रखी गई है। 2 दर्पणों के बीच, 2 दर्पणों के मध्य कितने अंश के कोण पे रखी गई है? 20 अंश के कोण पे रखी गई है। तो ये यहाँ पर 40 अंश जो कोण मान था, दूसरे वाली बात देखिएगा, जो 40 अंश कोण मान था इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो वस्तु क्या है? एकदम बीच में ही है। यहाँ पर क्या था? मान लीजिए यदि यहाँ से यहाँ तक 10 अंश का कोण है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश का। यानी यहाँ से 10 दूर है तो यहाँ से कितना अंश का दूर है? 30 अंश का दूर है। यानी जब वस्तु बीच में एकदम दर्पण के मध्य में न स्थित हो, दर्पण के मध्य में नहीं स्थित होती है और उसका कोण मान कुछ होता है और भाग देने पर विषम है, यानी यहाँ पर क्या है? ये कह सकते हैं आप यहाँ पर कि वस्तु दर्पण के मध्य में स्थित नहीं होता। यदि जब कोई वस्तु दर्पण के एकदम मध्य में स्थित न हो और उस कोण मान से भाग देने पर यदि विषम संख्या मिलता है तो आप क्या करते हैं? उसमें से भी एक घटा लेते हैं और जो आपको मिलता है वही आपके अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसे जब बन जाता है कि 2 दर्पणों के मध्य में एक वस्तु रखी गई है जो 20 अंश के कोण पर स्थित है, 20 अंश के कोण पर स्थित है, मतलब एक दर्पण की ओर से 20 अंश है तो दूसरे वाले दर्पण की ओर से कितने अंश का है? 20 अंश का है।
तो कुल कितना मान हो गया 40 अंश। अर्थात इसीलिए कह रहा था कि 20 अंश के कोण पर स्थित है, अर्थात क्या है वो बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो जब कोई वस्तु मध्य में एकदम स्थित हो, बिल्कुल बीचों बीच में हो, तो आप क्या करेंगे उस 360 में 20 अंश पर स्थित थी, यानी 20 अंश इधर से 20 अंश इधर से, यानी 40 अंश से आप इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। भाग करेंगे तो आपका मिलेगा 9। ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये मध्य में स्थित होती है, इसलिए इसमें से कोई भी संख्या है कुछ घटाते या जोड़ते नहीं है। बस यही आपका क्या हो जाता है अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। ध्यान रखिए, जो सम वाला होता है, सम वाले के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि वो वस्तु बीच में है या एक किनारे है या एक किनारे नहीं है। ठीक है, सम क्या होगा, आप सबसे पहले वस्तु को ध्यान रखना होगा कि कितने अंश के कोण पे है। 90 अंश के कोण पे है तो 360 में आप 90 से भाग दीजिए, तो आपका क्या है, आपका कटेगा तो आपका 4 है। 4 क्या है आपका सम है ना, सम आ गया तो आप 1 घटा दीजिए, बचा आपका 3। यही आपका अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि वही कह दे कि वो 40 अंश के कोण पर स्थित है, मध्य की बात यदि नहीं करता है तो 40 अंश के कोण पर स्थित है तो 360 में आप भाग दीजिए, तो कितना हुआ आपका 90 आ गया, सॉरी आपका कितना आ गया 9 आ गया। और 9 क्या है आपका विषम है, यहाँ मध्य की बात नहीं करता है, वस्तु दर्पण के मध्य स्थित नहीं हो, यानी यहाँ मध्य की बात नहीं कर रहा है, बस कह रहा है कि इसके दर्पणों के बीच में ही है कहीं, यानी एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम भी हो सकता है। जैसे इतना इस दर्पण से 10 तो इस दर्पण से 30, तो 30 10 मिली तो कुल कितने कोण हो जाएगा 40। तो अब आप क्या करते हैं कि यदि वस्तु दर्पण के मध्य में स्थित न हो और ये जो मान आता है कोण मान से इसमें भाग देने पर यदि विषम आता है तो इसमें से 1 घटा लेते हैं और यही आपका कुल प्रतिबिंबों की संख्या होती है। लेकिन जब ये कह देता है कि वस्तु जो है दर्पणों से 20 अंश की दूरी पर स्थित हो, यानी इस दर्पण से 20 अंश और इस दर्पण से 20 अंश, अर्थात ये कह दे खुले शब्दों में कि वस्तु क्या है दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित हो, तो वहां पर 20 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे 40, और इसी 40 से भाग दीजिएगा आप, तो आपका क्या आता है 360 में भाग देने पर 40 से आपका आता है 9, और 9 भी विषम है, लेकिन ये मध्य में वस्तु स्थित है, इसलिए इसमें से कुछ भी घटाते नहीं है और यही कुल प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। ये रहा आपका समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बाद एक बात मैं बता दूं, समतल दर्पण के बाद आपका आता है अगला अवतल दर्पण, फिर आपका होता है उत्तल दर्पण। 2 दर्पण और आते हैं, आइए इसको थोड़ा सा जल्दी से ध्यान से देखते हैं पढ़ते हैं। जो आपका आता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण ठीक है, इसमें कुल कितने अक्षर हैं 4 अक्षर, ध्यान दीजिएगा। और आपका एक आता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में कुल कितने अक्षर हैं 3 कह सकते हैं, 3.5 भी कह सकते हैं, लेकिन 3। चलिए तो इसमें कुल 3 अक्षर हैं और इसमें अवतल दर्पण में कुल कितने अक्षर हैं 4 अक्षर, 4 अक्षर इसमें 3 अक्षर इसमें, यानी इसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है अर्थात बड़ा है, तो इसको हम बड़ा कंसेप्ट कह देते हैं। इसमें अक्षरों की संख्या कम है 3 ही है, यानी इसको हम क्या कह लेते हैं बड़ा नहीं, इसको हम क्या कहते हैं छोटा कहते हैं। ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है, अवतल दर्पण मतलब 4 अक्षर, उत्तल दर्पण मतलब 3 अक्षर, तो 4 वाला बड़ा है और ये वाला क्या है छोटा है, तो आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले। जैसे अवतल दर्पण की जब बात आती है तो कहाँ कहाँ प्रयोग में अवतल दर्पण आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी चीज छोटी हो और आप बड़ा देखना चाहें तो आपका बड़ा कौन दिखाएगा अवतल दर्पण, वहां पे अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो जब कोई चीज बड़ी हो और उसे छोटे रूप में देखना हो तो छोटा कौन होता है भाई उत्तल दर्पण, तो यही आपको क्या करता है छोटा दिखाता है, अर्थात वहां पे आपका उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके कौन कौन से, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सेविंग कराने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो डॉक्टर आपके आँख नाक कान की जब इलाज करता है तो आँख नाक कान में यदि थोड़े से छोटे से भी घाव हो जाते हैं तो
उस चीज को देखने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि एक दर्पण का यूज करता है, आपने देखा होगा। तो बहुत छोटा सा जगह होता है और उस चीज को बड़े रूप में देखना होता है, बड़े आकार में देखना होता है, ताकि जो भी उसमें कमियां हैं वो सही सही साफ साफ दिखाई दे। तो डॉक्टर क्या होते हैं, आपके सभी प्रकार के जो डॉक्टर होते हैं वे कमियों को दूर करने के लिए, अर्थात डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब उन्हें किसी छोटे चीज को बड़े रूप में देखना होता है तो डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला, डॉक्टर के बाद आप शेविंग कराने जाते हैं, तो शेविंग कराने में, दाढ़ी बनवाने में क्या होता है, आपका जो भी आपका होता है उसमें आपको अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यदि आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, अवतल दर्पण में देखते हैं, तो आपका ही फिगर आपको बड़ा दिखाई देगा और बनवाने में और बनाने वाले को भी बनाने में सावधानी रहती है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आती है। इसी प्रकार से डॉक्टर भी जो होता है वो भी कान की छोटी सी कमियों को, जो इतनी छोटे सी जगह में जो भी छोटी सी आपके पास कमियां रहती हैं उसको बड़े रूप में देख लेता है और पहचान जाता है कि कमी क्या है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तीसरा आप एक याद कर लीजिए, सोलर कुकर, ये भी होता है आपका। और एक बात और मैं बता दूं, गाड़ी, जैसे आप गाड़ी होता है, गाड़ी में एक आगे होता है आपका हेडलाइट। क्या होता है आपका हेडलाइट। हेडलाइट का काम क्या होता है, जैसे हेडलाइट से प्रकाश जब ज्यादा निकलेगा तो उसका प्रकीर्णन क्या होता है, मतलब दूर तक वो एक एरिया, बहुत ज्यादा एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। जब हेडलाइट से प्रकाश की किरणें, लाइट की किरणें जब उसमें से निकलेगी, लाइट बाइक की जो हेडलाइट होती है उसमें से जब किरणें निकलेगी तो काफी ज्यादा क्षेत्र में निकलेगी। क्या निकलेगी, ज्यादा क्षेत्र में निकलेगी। तो ज्यादा क्षेत्र में निकलेगी तो क्या होगा, आपका थोड़ा सामने के बजाय थोड़ा सा किनारे का भी आपको हर चीज दिखाई देगा। यानी जब यहाँ भी एक आप इस सेंस में लेंगे कि हेडलाइट भी क्या होता है, ज्यादा क्षेत्र देखने के लिए यूज किया जाता है। यानी ज्यादा क्षेत्र मतलब एक बड़ा क्षेत्र देखने के लिए यूज किया जाता है। तो हेडलाइट भी क्या होता है, आपका अवतल दर्पण का ही बना हुआ होता है। अब हम आते हैं ठीक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने क्या बताया कि किसी बड़े चीज को, देखिए उत्तल दर्पण 3 अक्षर यानी छोटा है, यानी क्या, आप बड़ा चीज को किस में दिखाएगा, छोटे में। ये 4 अक्षर यानी बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या करेगा, छोटे चीज को बड़ा दिखाई देगा। तो उत्तल दर्पण में 3 अक्षर यानी छोटा है, यानी बड़े चीज को किस में दिखाई देगा, छोटे रूप में दिखाई देगा। जैसे आपकी जो बाइक होती है, बाइक में आपका जो हैंडल के पास जो आपका ग्लास शीशा होता है वो एक छोटा सा कैमरा होता है। क्या होता है, शीशा। ये जो शीशा होता है हैंडल के पास, ये एक छोटा सा कैमरा होता है। और यदि इस बाइक के 50 मीटर दूर पर यदि मान लीजिए एक बड़ा सा एक ट्रक बड़ा होता है, एक बड़ा सा ट्रक यदि बाइक की तरफ आ रहा है, यदि बाइक के पीछे से आ रहा है, तो इस चीज को देखना होता है। तो ट्रक तो आकार में काफी बड़ा होता है, तो इतना बड़ा ट्रक एक छोटे से कैमरे में देखना है, अर्थात बड़े आकार को मुझे छोटे आकार में देखना है। तो वहां पर क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पार्श्व दर्शन के लिए। पार्श्व दर्शन कहने का मतलब कि पीछे की जो चीजें होती हैं, बाइक जब आपकी चलती है और पीछे से आ रही गाड़ी, व्यक्ति, पुरुष को जब देखना हो तो काफी वो दूर पर भी स्थित होते हैं, तो उनका एक छोटा सा प्रतिबिंब इस कैमरे में बन जाए, बड़े चाहे कितने भी हो, तो उनका एक छोटा सा प्रतिबिंब कैमरे में बन जाएगा, ताकि हम सचेत हो जाएंगे कि पीछे से कोई ऐसी गाड़ी आ रही है। यानी ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण 4 अक्षर बड़ा, उत्तल दर्पण 3 अक्षर यानी छोटा। तो बड़ा का काम क्या होता है, छोटे चीज को बड़ा करता है। छोटा का काम क्या होता है, बड़े काम को छोटा करता है। इसके कंसेप्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो डॉक्टर, दाढ़ी, सोलर कुकर, हेडलाइट, छोटी चीज अर्थात दर्पण के यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और जब बाइक के पार्श्व दर्शन, पृष्ठ दर्शन यानी पार्श्व दर्शन की बात आती है, पीछे की चीजों को, पीछे से आ रही गाड़ियों इत्यादि को देखने की बात आती है, तो गाड़ी में जो शीशा लगा होता है हैंडल के पास, वो उत्तल दर्पण का बना हुआ होता है। ये रहा आपका उत्तल दर्पण और
अवतल दर्पण। अब मैं क्या करता हूँ, आपका जो आज इस वीडियो का जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका अपवर्तन। क्या है आपका अपवर्तन। अपवर्तन को हम एक क्या एग्जाम्पल से माध्यम से समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन जैसा आपने परावर्तन में देखा कि ये सतह होता है, किरणें आती हैं टकरा कर चली जाती हैं, सतह होता है किरणें आती हैं और टकरा कर चली जाती हैं। लेकिन अपवर्तन में आपके दो प्रकार के माध्यम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका क्या है, जल है, और ये आपका क्या है, मान लीजिए हवा है। ठीक है, जब किरण आकर यहाँ पर आपतित होती है तो यहाँ पर एक काल्पनिक अविलंब होता है। तो किरण यहाँ पर आपतित हुई तो यहाँ से जब एंट्री करती है तो किरण को जाना चाहिए ऐसे सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाकर थोड़े से किरणें क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। और किसकी तरफ मुड़ रही है, ध्यान रखिएगा, ये किरण किसकी तरफ मुड़ रही है, इसके तरफ। यानी क्या है, ये अभिलंब है। यानी जब वो किरण आई एक माध्यम से और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके क्या होती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और किरणों का ये जो विक्षेपण हो रहा है, यानी इधर से जो किरणें इसकी तरफ आ रही हैं, अभिलंब की ओर आ रही हैं, इसका एकमात्र कारण होता है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था घनत्व के बारे में। इसका एकमात्र कारण क्या होता है, घनत्व। यानी जब किरणें कम घनत्व से अधिक घनत्व, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ आती है तो यदि कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जा रही है तो अभिलंब की ओर आती है। किसकी ओर आती है, अभिलंब की ओर आती है। वही जब किरणें अधिक घनत्व से, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए ये मान लीजिए आपका हवा है और ये आपका क्या है, आपका जल है। ठीक है, ये हवा का घनत्व यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो जब किरणें यदि ऐसे जाएं तो जैसे ही यहाँ पर जाएगी इस किरण को जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका इस बिंदु पर एक अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। तो किरण को जाना चाहिए लेकिन ये किरणें क्या होती है, ऐसे बाहर की ओर चल जाती है। अभी आप ध्यान देखिएगा, मैं अभी आपको इधर सही से बता रहा हूँ, पहले इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो किरण थोड़ी सी अपनी दिशा से क्या होती है, मुड़ जाती है। और यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यही कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कम घनत्व से अधिक घनत्व, कम घनत्व से अधिक घनत्व तो अभिलंब की ओर, और अधिक घनत्व से कम घनत्व तो अभिलंब से दूर। ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे जैसे मान लीजिए यदि मैं उस फिगर को ऐसे उल्टा कर देता हूँ, मान लीजिए ये आपका जल, ठीक, किरण आई ऐसे, यहाँ अभिलंब होता है, तो ये जाना चाहिए इसको। एक मिनट, सॉरी नीचे से मैं बनाता हूँ इसे। ये है आपका हवा, ये है आपका जल। ठीक है, किरण यदि एक इधर से किरण यदि यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर एक आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। तो आपने इससे पहले क्या देखा कि किरण जब आती थी तो उस रास्ते पर न जाके अभिलंब की ओर आती थी, अभिलंब की ओर आती थी। लेकिन अब जब ये किरण जाएगी तो इस रास्ते पर न जाकर अभिलंब से क्या होती है, दूर निकलती है। यानी कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो घनत्व के कारण वे क्या होते हैं, अभिलंब की ओर आते हैं कभी, और कभी अभिलंब से दूर जाते हैं। यानी कम घनत्व से अधिक घनत्व
में यदि प्रवेश करते हैं तो अविलंब की ओर झुक जाते हैं, और अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएंगे तो अविलंब से दूर जाते हैं। यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन। और इस पे यदि एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एक इस पे एग्जाम्पल आता है आपका क्या, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, देखिए तारे टिमटिमाते क्यों? कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी, और यहाँ से जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ इन तारों को, यहाँ पे स्टार में बना लेता हूँ, तारों को जब भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत प्रकार के लेयर होते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी वायुमंडल है बहुत प्रकार के लेयर होते हैं। तो ये किरणें जब यहाँ से इसकी निकलती हैं तो कभी ये जलती हुई, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है यहाँ पर, तो कभी जलती हुई कभी बुझती हुई मुझे यहाँ से प्रतीत होती है रिफ्रैक्शन के कारण। और यही कारण है कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? लेयर पे जैसी किरण पड़ती है रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, तो कभी जल ऐसा महसूस होता है कि ये तारे कभी जल रहे हैं कभी बुझ रहे हैं, और इसी कारण पृथ्वी से तारे की अधिक दूरी होने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। जबकि क्या होता है, क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों का टिमटिमाने का एकमात्र कारण है प्रकाश का ये जो रिफ्रैक्शन, आपका अपवर्तन। अब मैं आप सभी के बीच इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा, आप सभी इसे लाइक किए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। कि कोई भी त्रुटियाँ होंगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और मैं ज़रूर आप सभी के लिए मेहनत कुछ अच्छा, कुछ अच्छे कंटेंट्स जरूर मैं ढूंढ के लाऊँगा। और भी तमाम सारी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बहुत सारी तरह की चीज़ें आप सभी के बीच में लाऊँगा। तो मैं आप सभी से जरूर चाहूँगा कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जय हिंद, जय भारत।